जय हिंद साथियों, इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्लास 7 का चैप्टर 7 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एक बार जब तैयार हो जाएगा, सारी चीज़ें समय लगेगा तैयार होने में। जब एक बार तैयार हो जाएगा सारे चैप्टर सब्जेक्ट पर, जब एक बार पकड़ हो जाएगी तो चाहे जो एग्ज़ाम दीजिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ये 100% तय है। शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का हिस्ट्री का है, क्लास 7 का है, क्लास 7 का है, चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। चैप्टर 7 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे मणिपुर तक। ये शास्त्रीय नृत्य यहाँ दिया गया है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, और एक है कथक। कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर लगभग एग्जाम में एक ना एक इसमें से आ ही जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिएगा आप। यदि अभी तक नहीं देखे हैं पिछली वीडियो तो सारी जा करके चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके देख लीजिए। एनसीईआरटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन से भी प्लेलिस्ट की से जा करके आप वॉच कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को देख लेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और सब्जेक्ट पर पकड़ हो जाएगी। और एक बार सब्जेक्ट पर पकड़ होने के बाद कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सारे एग्ज़ाम क्रैक होंगे। बस सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने के लिए समय चाहिए बस। शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, यहाँ शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर, मुगल सम्राट अकबर का चित्र दिखाया गया है। यहाँ शिकार के दौरान आराम करते हुए एक चित्र दिखाया गया है। पहले 2-3 चित्र देख लेते हैं। और एक चित्र यहाँ पे दिया गया है होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत हैं। ये लघु चित्र इनका कोटा का दिखाया गया है, कोटा राजस्थान का। और एक चित्र यहाँ पे दिखाया गया है राधा कृष्ण और उनकी सखी, पहाड़ी लघु चित्र है कांगड़ा का। कांगड़ा ये हिमालय की साइड में है, तो कांगड़ा का ये चित्र है। यहाँ राधा कृष्ण और उनकी सखियों का चित्र है। ये पहाड़ी लघु चित्र है, पहाड़ी एरिया का लघु चित्र है। शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 2 शुरू करते हैं चैप्टर 7 का ये पार्ट 2 है। इसके पहले की वीडियो जा करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा सारी वीडियो, तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आती रहेंगी। और ये लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आपको वीडियो मिलेंगी, सारी वीडियो। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों का सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी तरीके से पकड़ हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत में आपको बोरिंग लगे, पढ़ने में मन ना करे, ऐसा लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना है। और अगर आप पढ़ते हैं सारी वीडियो, फुल एनसीईआरटी का कोर्स है, इसमें कुछ भी हम कोई भी शब्द तक एक शब्द भी नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम फुल इसमें समझ में आ जाएगा। बस समय लगेगा इस तरह से पढ़ने में बस। संरचकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्रों की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, इसमें यह दिखाया गया है।
एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई थी वह थी लघुचित्रों की परंपरा। लघुचित्र जैसा कि उसके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं, अर्थात छोटे आकार के जो चित्र होते हैं उन्हें लघुचित्र कहा जाता है, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। लघुचित्रों को आमतौर पर कपड़े पर या कागज पर जल के रंगों से चित्रित किया जाता है, अर्थात बनाया जाता है। प्राचीनतम लघुचित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। यानी प्राचीन समय में जो लघुचित्र बनाए गए थे वे तालपत्रों पर या लकड़ियों की तख्तियों पर बनाए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। यानी कि सर्वाधिक सुंदर चित्र पश्चिम भारत में जैन ग्रंथ था। जैन ग्रंथों जब लिखा जा रहे थे तो उसमें उसको सचित्र बनाने के लिए यानी उसमें चित्र बनाए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। मुगल बादशाह चित्र प्रेमी थे, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, ये सारे मुगल शासक चित्र प्रेमी थे और कुशल जो अच्छे चित्रकार थे उनको इन लोगों ने संरक्षण या आश्रय प्रदान किया था। जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे, जो उस समय के चित्रकार थे वो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपि उन्हें कहा जाता है जो हाथ से लिखी जाती हैं, हाथ से चित्रित करते थे, इसीलिए पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा देखे जा सकते थे। उस समय जो चित्र बनाए जाते थे उसमें दरबार के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य और सामाजिक दृश्य बनाए गए जाते थे चित्रों में। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया। यानी कि मुगल साम्राज्य का जब पतन होने लगा तो उनके पतन होने के साथ साथ ये चित्रकार नए उभरने वाले क्षेत्रीय राजा जो उस समय उभर रहे थे उनके पास चले गए। इससे जहाँ भी ये गए वहाँ भी इन्होंने चित्रकारी किया, तो यहाँ से भी प्रभावित हुआ उनका दरबार, चाहे वो राजस्थान के राजपूत दरबार हो या मुगलों की कलात्मक या दक्षिण भारतीय सम्राट रहे हों। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों को अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। यानी मुगल शासक दरबार में जैसे दरबार का चित्र और चित्र बनाए जाते थे उन्हीं की नकल करते हुए, उन्हीं का अनुसरण करते हुए जो अन्य दरबार के शासक थे, अन्य स्थानों के शासक थे जहां ये चित्रकार गए थे, तो उन लोगों ने भी ऐसे ही अपने दरबार का चित्र चित्रित करवाया था इन लोगों से। ऐसा ही अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का क्षेत्र। इसी तरह इससे एक अन्य क्षेत्र भी था हिमाचल प्रदेश की आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में, यानी 17वीं शताब्दी का जब अंत हो रहा था तो उसके बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रौढ़ शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द जो हिमालय के तलहटी क्षेत्रों पर 17वीं शताब्दी के बाद इस क्षेत्र में जो चित्रकारी की कला उभरी उसमें साहसपूर्ण एवं भावप्रौढ़ शैली का विकास हुआ और इसे बसोहली शैली कहा जाता था। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी भानुदत्त की रसमंजरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भानुदत्त की रसमंजरी अगर पूछ ले रसमंजरी के रचयिता कौन है तो रसमंजरी के रचयिता हैं भानुदत्त। ये भी इम्पोर्टेंट है भानुदत्त की रसमंजरी।
और ये आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमाचल प्रदेश की तलहटी में इसकी रचना की गई थी और रसमंजरी की रचना किया था भानुदत्त। 1739 में 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की 1739 में नादिर शाह ने ईरान के थे ईरानी थे नादिर शाह, इन्होंने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था और दिल्ली को खूब जम कर लूटा था। यहाँ से बहुत सारे सोने आभूषण और बहुत सारे धन यहाँ से लूट कर नादिर शाह ले गया था, दिल्ली से लूट करके। इसके बारे में हम लोग विस्तार से नादिर शाह के बारे में आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। इन्होंने बहुत सारे कई राजाओं की, मराठों की और सिखों की भी सहायता लिया था, उनसे सेना भी लिया था, तब यहाँ पे इन लोगों ने दिल्ली पर कब्जा कर पाए थे, दिल्ली के मुगलों को हरा करके यहाँ लूटमार कर पाए थे नादिर शाह। विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए और उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता मिले। ये जो चित्रकार थे, जब दरबार में, मुगल दरबार में जब यहाँ पे अनिश्चितताएं पहली 1739 में जब ईरानी शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया और लूटपाट किया, तो इसके परिणाम स्वरूप अनिश्चितताओं से बचने के लिए ये इनके दरबारी लोग, जो दरबारी चित्रकार थे, उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर दिया और वहाँ उन्हें उनके आश्रयदाता उनको तैयार मिले थे, जिसके परिणाम स्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। कांगड़ा हम लोग जानते हैं उत्तराखंड के साइड में है, हिमाचल प्रदेश में, हिमालय के ही क्षेत्र में है। तो कांगड़ा शैली की वहाँ विकास हुई। जब ये लोग चित्रकार वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कांगड़ा शैली के विकास विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषताएं थी। कांगड़ा शैली की विशेषताएं क्या थी? तो ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग होता था इसमें, और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की यह विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्शों आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। साधारण लोग भी जो थे वो लोग भी बर्तनों पर, दीवारों पर, कपड़ों, फर्शों पर आदि पर कलाकृतियां बनाते थे, चित्र बनाते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। यानी कि आम जनमानस जो चित्रकारी करते थे वो सुरक्षित नहीं बच पाए हैं, बहुत ही कम सुरक्षित बच पाए हैं, क्योंकि वो लोग सुरक्षित तरीके से रखते नहीं थे। और जबकि राजमहलों में जो चित्र रहते थे वो सुरक्षित रहते थे, सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखे जाते थे, जिससे ये सदियों तक सुरक्षित रहें। यहाँ पर एक सबसे पहले बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का चित्र दिया गया है। यहाँ पे ये बंगाली रामायण की तालपत्र की पांडुलिपि का चित्र है। बंगाल नजदीक से एक नज़र हम लोग देखते हैं एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हमने पिछले अध्याय में प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? यानी कि आज ये मान लिया गया है, आज ये माना जाता है कि बंगाली भाषा भी संस्कृत से निकली हुई है, लेकिन प्रारंभिक ईसा मसीह के संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि बंगाली लोग संस्कृत नहीं बोलते थे।
संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं बंगाली लोग नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का इस बंगाली भाषा का उद्भव कैसे हुआ? आगे देखते हैं हम लोग कैसे हुआ। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से ईसा के पूर्व चौथी से तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध मगध था, दक्षिण बिहार में मगध पड़ता है, तो बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। यानी कि चौथी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध और बंगाल के बीच में वाणिज्यिक संबंध यानी व्यापारिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया था गुप्त शासकों ने। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। जब वहाँ पे ब्राह्मण लोग भी बस गए तो और उसके बाद में जब 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग जब आया वहाँ पे बंगाल में, तो उन्होंने पाया कि सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया, जिसे अध्याय 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा जरूर। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। यानी 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक बंगाल के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। यानी जो बंगाल में जो 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक जिन सुल्तान शासकों ने शासन किया है वह दिल्ली में स्थित शासकों से अर्थात दिल्ली सल्तनत के शासकों से स्वतंत्र थे, जिन्हें अध्याय 3 में हम लोग देख चुके हैं। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया, 1586 में हम लोग जानते हैं कि अकबर का शासनकाल था दिल्ली सल्तनत पर, तो 1586 में अकबर ने बंगाल को जीत लिया। इस पर आक्रमण करके बंगाल को जब जीत लिया तो इस अर्थात बंगाल को सूबा माना जाने लगा, तब इनको बंगाल को सूबा कहा जाने लगा था। जब अकबर ने 1586 में बंगाल को जीता तो उसे अर्थात बंगाल को सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा फारसी थी। हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत की लगभग भाषा फारसी ही रही है प्रशासन की भाषा। तो जब इनका शासन हुआ तो इन्हीं की भाषा फारसी में उस समय प्रशासन की भाषा फारसी हो गई थी। लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। क्षेत्रीय प्रशासनिक भाषा तो फारसी थी उस समय जब अकबर ने कब्जा कर लिया था बंगाल पर, लेकिन बंगाली भी एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं एवं बोलियों का बंगाली समूह एक समान साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे आज पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। बंगाली भाषा का उद्भव जो हुआ है ये संस्कृत से ही हुआ है, लेकिन यह अपने विकास के क्रम में अनेक अवस्थाओं से यानी अनेक भाषाओं से संस्कृत से फिर किसी भाषा में, फिर उस भाषा से उस भाषा में, फिर उस भाषा से, इस तरह से कई चरणों में कई अवस्थाओं से बंगाली भाषा गुजरते गुजरते संस्कृत से प्रारंभ में संस्कृत से ही निकली है, लेकिन ये कई भाषाओं से गुजरते गुजरते फिर लास्ट में बंगाली भाषा का विकास हुआ है, जिसे आज हम लोग देखते हैं। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी तथा यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। आधुनिक बंगाली जो हम लोग देखते हैं इसमें गैर संस्कृत शब्दों का भी एक विशाल भंडार है, और जो गैर संस्कृत शब्दों का जो भंडार है ये जनजातीय भाषाओं, फारसी तथा यूरोपीय भाषाओं सहित अन्य स्रोतों से प्राप्त हुआ है। आधुनिक बंगाली का आज ये एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
यानी कि बंगाली का प्रारंभिक जो साहित्य था उसे दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी अर्थात पहली श्रेणी की बात करें तो एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है, और दूसरी श्रेणी की बात करें तो उसे वह संस्कृत से स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद। पहली श्रेणी में बंगाली की पहली श्रेणी में संस्कृत के महाकाव्यों का अनुवाद, जैसे मंगल काव्य। मंगल काव्य का शाब्दिक अर्थों में मंगल काव्य का शाब्दिक अर्थ है शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ, इसे भी अध्याय 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं, आदि शामिल हैं। ये सारे शामिल हैं प्रथम श्रेणी में। और दूसरी श्रेणी की बात करें तो प्रारंभिक बंगाली की दूसरी श्रेणी की बात करें तो दूसरी श्रेणी में श्रीनाथ साहित्य शामिल है। जैसे श्रीनाथ साहित्य में दूसरी श्रेणी में श्रीनाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर के पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत, ये सारी दूसरी श्रेणी में शामिल हैं। प्रारंभिक बंगाली की दूसरी श्रेणी में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। मैनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर। नाथ लोग सन्यासी होते थे। दूसरी श्रेणी में हम लोग देखें नाथ साहित्य भी है बंगाली के, तो नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। अर्थात रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था, अर्थात प्रेरित किया था। और धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, अर्थात वहाँ के देवता थे, वो स्थानीय देवता थे जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, यानी बंगाली की पहली श्रेणी का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिसमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। और बंगाली की दूसरी श्रेणी की बात करें तो दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से ही कहीं सुनी जाती थी। बंगाली की पहली श्रेणियां तो पांडुलिपियों के रूप में लिखी गई थी, जबकि दूसरी श्रेणी मौखिक रूप से कहीं या सुनी जाती थी, इसलिए उनका निर्णय अर्थात दूसरी श्रेणी का काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर तथा मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। पीर यहाँ किसे कहते हैं? पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। पीर शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक और ये फारसी शब्द है पीर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम ऊंचाई क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सनय स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। 16वीं शताब्दी से लोग बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़ करके दक्षिण पूर्व बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में जो ज़्यादा उपजाऊ था वहाँ पे जाके धीरे धीरे बसने लगे। और जैसे ये बसने लगे तो उसके साथ साथ जंगलों को साफ करके वहाँ पे धान की खेती करने लगे। और धीरे धीरे स्थानीय मछुआरे तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले ये लोग जनजातीय थे, और जनजातियों से धीरे धीरे जब खेती करने लगे, धीरे धीरे ये किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। जब बंगाल में मुगलों का नियंत्रण जब हो गया तो उन्होंने ढाका नगर में अपनी राजधानी
स्थापित की, अर्थात ढाका नगर को मुगलों ने अपनी राजधानी बनाया था, जो पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित था। ढाका नगर, इसको मुगलों ने अपनी राजधानी बनाया था। 1586 में हम लोग पढ़ चुके थे। 1586 में अकबर ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम करती थी। यानी उस समय जब मुगलों का शासन जब हुआ तो बंगाल में अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि जब प्राप्त करते थे तो भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इनके धार्मिक रूपांतरण का यानी कि धार्मिक परिवर्तन के केंद्र बने। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोगों ने अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था एवं तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। अर्थात बाहर से जो लोग आते थे तो उन्हें आश्रय और आश्वासन का काम नेता लोग किया करते थे, और ये नेता शिक्षक और निर्णायक की भूमिका अदा करते थे। और कभी कभी इन नेताओं को के पास ऐसा माना जाता था कि इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, और स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। और पीर एक फारसी शब्द है। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। ये सारे लोग पीर की श्रेणी में आते थे। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। उस समय पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई। लोग इनकी पूजा पद्धतियों को अपनाने लगे और इनकी मज़ारें आज भी बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हम लोगों ने देखा है अध्याय 2 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। हम लोग पिछले अध्याय में 2 में पढ़ चुके हैं कि लोग अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी मंदिरों का निर्माण करते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक अवसरों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जैसे जैसे इन लोगों की स्थिति सुधरती गई, इन्होंने अपनी परिस्थिति यानी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में चांद छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित होने लगी। जो पहले जो देवी देवता उस समय झोपड़ियों में पूजे जाते हैं, उनको स्थानीय ब्राह्मणों ने मान्यता प्रदान कर दी, जिसके बाद ये उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पटिया बिष्णुपुर। और एक चित्र यहाँ पे दिया गया है एक 2 चाला छप्परदार झोपड़ी। यहाँ पे एक झोपड़ी दिया गया है बाएं 2 चाला छप्परदार, ये 2 चाला छप्परदार झोपड़ी है। और एक
चौचाला मंदिर है। बंगाल का दृश्य है ये, दो चाला झोपड़ी और चौचाला मंदिर। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला अर्थात दो छतों वाली। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की दो चाला अर्थात दो छतों वाली या चौचाला अर्थात चार छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक कठिन चौचाला यानी कि चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी। चार त्रिकोणीय छतें शौचालय में चार दीवारों पर रखी जाती थी जो तिर्यक रेखा या एक बिंदु पर जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों पर बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों तथा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में बिष्णुपुर है के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। मछली भोजन के रूप में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बंगाल में बंगालियों का सबसे प्रसिद्ध भोजन मछली और चावल ही है, क्योंकि यहाँ सुगम मात्रा में आराम से मिल जाता है मछली और चावल, इसलिए बंगाल का एक महत्वपूर्ण भोजन है मछली और चावल। मछली भोजन के रूप में हम लोग देखते हैं, परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है। क्योंकि बंगाल एक नदीय मैदान है, इसलिए बंगाल में मछली और धान की फसल बहुतायत में अच्छी तरीके से होती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। नहीं, बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, बौद्ध विहारों या मंदिरों में जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं दीवारों पर, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। और ब्राह्मणों को समिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मणों को समिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। बृहद धर्म पुराण संस्कृत का बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। बंगाल का बृहद धर्म पुराण ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। यानी कि वहाँ का जो ब्राह्मणों ने भी मछली में छूट दे दी मछली खाने के लिए, क्योंकि वहाँ का खास भोजन ही था। इसलिए ब्राह्मण धर्म ने भी के विशेषज्ञों ने भी बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी अर्थात छूट दे दी। और बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी में जो रचा गया था, बृहद धर्म पुराण बंगाल का प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये संस्कृत का ग्रंथ है, ने भी ब्राह्मण को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी। यहाँ एक चित्र भी दिखाया गया है। यहाँ पे ये देखिए मछली और एक महिला मछली को ये भोजन के लिए तैयार कर रही हैं, ऐसा दिखाया गया है। एक महिला, बंगाली महिला है और ये मछली पकड़े हुए है यहाँ पे, इसको भोजन के लिए तैयार करने के लिए तैयार कर रही हैं। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशालक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक आराम बाग सॉरी यहाँ पे कुछ मिलान करने के लिए दिया गया है। मिलान करने के लिए हम लोग देते हैं अनंतवर्मन, जगन्नाथ, महोदयपुरम, लीला तिलकम, महाकाव्य, लघुचित्र, केरल, बंगाल, उड़ीसा, कांगड़ा, पुरी और केरल। अनंतवर्मन की बात करें तो अनंतवर्मन उड़ीसा के थे, उड़ीसा के राजा थे अनंतवर्मन।
और जगन्नाथ जानते हैं हम लोग पुरी में है, पुरी भी उड़ीसा में है, लेकिन जगन्नाथ का मंदिर, जगन्नाथ अर्थात जगत के मालिक अर्थात दुनिया के मालिक। महोदयपुरम की बात करें तो महोदयपुरम केरल में ही है, महोदयपुरम केरल से संबंधित है। लीला तिलकम बात करें तो लीला तिलकम, लीला तिलकम भी केरल में है। मंगल काव्य, मंगल काव्य बंगाल से संबंधित है। और लघुचित्र कांगड़ा, हम लोग जानते हैं कांगड़ा शैली में उत्कृष्ट हुआ था। बाद में जब यहाँ के कांगड़ा में लोग गए चित्रकार, जब मुगल दरबार में से पलायन करके जब मुगलों का शासन का पतन हो रहा था, तो वहाँ से लोग पलायन करके हिमालय की तलहटी में गए थे, तो वहाँ पे कांगड़ा शैली का निर्माण हुआ था। तो ये लघुचित्र कांगड़ा शैली से संबंधित है। मणिप्रवालम क्या है? मणिप्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। तो मणिप्रवालम की बात करें तो मणिप्रवालम शैली है, इसका अर्थ होता है, मणिप्रवालम का अर्थ होता है हीरा और मूंगा। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, हीरा और मूंगा। और ये शैली है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। केरल ग्रंथ है लीला तिलकम, केरल ग्रंथ है। पुस्तक कौन सी लिखी गई है? लीला तिलकम, लीला तिलकम, लीला तिलकम नामक पुस्तक लिखी गई है। ये 13वीं शताब्दी में लिखा गया और केरल का ग्रंथ है, केरल ग्रंथ है लीला तिलकम, केरल ग्रंथ। और ये 13वीं शताब्दी में, सॉरी 14वीं शताब्दी का, 14वीं शताब्दी का केरल ग्रंथ है लीला तिलकम। और ये मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। आगे देखते हैं कत्थक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो कत्थक के प्रमुख संरक्षक थे अवध के अंतिम नवाब, अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब, अवध के अंतिम नवाब थे, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, ये कत्थक के संरक्षक थे। बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या थे? तो बंगाल के मंदिरों के स्थापत्य कला के उदाहरण थे दो चाला थे और चौचाला। दो चाला अर्थात दो छतों वाले, दो चाला और चौचाला। दो चाला का अर्थ होता है दो छतों वाले थे, 4 पिलरों पर स्थापित किए जाते थे, और चौचाला 4 छतों वाले मंदिरों को चौचाला कहा जाता था। ये बंगाल के मंदिरों के स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। और ये 4 पिलरों पर रखे जाते थे और इनकी लास्ट में ये जाकर के एक बिंदु पर ऊपर मिलते थे, जैसा कि आज हम लोग मंदिरों में देखते हैं। एक बिंदु पर ऐसे जाकर के ये लोग ऐसे जाकर के एक बिंदु पर ऐसे त्रिकोणीय बनाते हुए एक बिंदु पर मिलते थे, और ये 4 यहाँ पे 4 पिलर होते थे, 4 पिलर। एक पिलर समझिए पीछे है, एक पीछे पड़ जाएगा पिलर, तो 4 पिलर होते थे ऐसे। इसी के साथ साथियों वीडियो यहीं तक। यदि अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पिछली सारी वीडियो देख लीजिएगा, समय लगेगा लेकिन सारी 12 तक पूरा सारे चैप्टर का लगभग धीरे धीरे मिल जाएगा।
हिस्ट्री का भी इसके बाद हम लोग जियोग्राफी भी पढ़ेंगे, सारे चैप्टर पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे, कुछ समय लगेगा। लेकिन जब एक बार सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो हम लोगों की सारे सब्जेक्ट पर जब पकड़ हो जाएगी तो हम लोग कोई भी एग्ज़ाम दें उसको बहुत ही आराम से क्रैक कर लेंगे। और NCERT ही सबसे अच्छी होती है, लगभग कोई भी एग्ज़ाम दीजिए सब में इससे प्रश्न आते ही हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।